Hello everyone, welcome to the official YouTube channel of Nyay Academy. This is me bringing to you a special video on universal basic income. हमारा आपसे एक ही वादा रहता है कि अगर आप इस वीडियो को तहे दिल से फॉलो करते हैं तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के ऊपर आपको कभी भी कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पूरे एनालिसिस के ऊपर। देखते हैं हमें क्या क्या चीजें नोट करनी है। देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो यहाँ आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। सो मेक श्योर कि आप अपने नोट्स साथ के साथ बनाते रहिएगा। वीडियो को पॉज कर करके अपने नोट्स बनाते रहिएगा। नाउ दिस वाज वन एडिटोरियल जो आज आया, इट्स टाइम फॉर अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम इन इंडिया। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोग्राम जो है बेसिकली आज के हिंदू एडिटोरियल में न्यूज में रहा। एंड एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट, एज एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट, अगर आपको सब्जेक्टिव तरीके से यूपीएससी के लिए या किसी और भी एग्जाम के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में जानकारी रखनी है तो दिस वीडियो इज एन एंड सॉल्यूशन, एंड ऑल सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीजें आपके लिए साबित हो सकती हैं कारगर। शुरुआत करते हैं। Now, providing unconditional regular paychecks at least till the economy normalizes is the need of the hour, ऐसा बोला गया था आज के हिंदू एडिटोरियल के अंदर। लेकिन उसमें बहुत ही अधूरी बातें की गई थी। इसी वजह से आज की ये जो वीडियो है, ये इतनी सारी की सारी वीडियो हम आज ये देखेंगे कि यूबीआई है क्या, क्या भारत को उस तरफ जाना भी चाहिए या नहीं भी, क्या भारत के पास उतनी क्षमताएं हैं कि वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एक आम मेहनताना भत्ता कह लीजिए या एक अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता कह लीजिए, क्या वो दे पाएगी सरकार हमें? क्या हर किसी को वो प्रोवाइड कर पाएगी? क्या वो यूनिवर्सल होनी भी चाहिए या नहीं? तो बेसिकली वेदर और नॉट इट शुड बी यूनिवर्सल, व्हाट इट इज, एंड वो कितनी होनी चाहिए, उसकी अमाउंट क्या होनी चाहिए, ये सारे के सारे आंसर्स। और क्या ये हमारे इंडिया के अंदर पहला फर्स्ट टाइम होने वाला है कि अगर हम यूबीआई की तरफ जाते हैं, वुड इट बी द फर्स्ट टाइम कि हम ऐसी किसी स्कीम को कह लीजिए अवेल करते हैं? तो ये सारे के सारे सवाल, उसकी हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट, उसका प्रोस्पेक्ट, सब के सब इसी वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आज इस एडिटोरियल में क्या क्या बातें कही गई थी। पहली चीज तो उन्होंने ये कहा कि ये जो अभी ऑनगोइंग क्राइसिस चल रहा है, ये चांसेस है कि ये बढ़ जाएगा। कारण क्या है कि आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 के ऊपर चल रहे थे। नाउ इफ यू वांट कि मैं इस पे सेपरेट एक वीडियो बनाऊं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, तो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। लेकिन आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू देने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि क्लाइमेट चेंज के चलते हुए और ज्यादा से ज्यादा कह लीजिए ऑटोमेशन की तरफ जा रही है इंडस्ट्री, एंड उसी को हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 कह रहे हैं। चौथा चरण है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। एंड क्योंकि ये क्राइसिस बढ़ गया है और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स जो है वो ज्यादा फॉलो करने पड़ेंगे, तो आज क्या है कि ह्यूमन कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट्स है इंडस्ट्री की तरफ से रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। इनफैक्ट जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, ऐसी टेक्नोलॉजीज जो मेन स्ट्रीम ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन सप्लाई चेन, जो कैपिटल सप्लाई चेन थी, जो सोशल सप्लाई चेन्स थी, उनको डिसरप्ट करती है, उनमें थोड़ी सी डिस्टॉर्शंस लेके आती हैं। जैसे एआई है, जैसे मशीन लर्निंग है, जैसे रोबोटिक्स है। इस तरीके की टेक्नोलॉजीज ये बेसिकली प्रोडक्टिविटी गेन्स की तरफ लेके जा रही हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, मिनिमम ह्यूमन कैपिटल रिक्वायरमेंट्स रह जाएं। ऐसे में जॉब्स जो हैं एक प्रीमियम के तौर पर रह जाएंगे और सरकारों के ऊपर जो सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट था, वो जो जिम्मेदारी थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने वाला है। एंड इस वजह से आज की डेट में यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एक जरूरत बनती जा रही है। एंड इनफैक्ट बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने ये प्रोपाउंड भी किया कि आपको देना चाहिए, वो हम आगे इसी वीडियो के अंदर देखेंगे भी। नाउ अगर हम बात करें एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप एसेज में लिखना चाहेंगे तो ये बहुत बढ़िया फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। नाउ द टॉप 5 ऑफ द टोटल 8 मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज जो हैं वो सिलिकॉन वैली के अंदर रहती हैं। नाउ सिलिकॉन वैली एक्ट्स एज अ माइक्रोकॉस्म, एक छोटा सा कह लीजिए इकोसिस्टम रहता है सिलिकॉन वैली के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर, जहां पे टॉप 5 जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि मोस्ट वैल्यूएबल है, सबसे ज्यादा उनकी टर्नओवर है, मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर उनका देखें तो वो ओवर 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, भारत की जो जीडीपी है उसके बराबर के आसपास कह लीजिए। येट
together they directly employ just 1.2 million people. 1.2 मिलियन पीपल का मतलब है सिर्फ 12 लाख लोग। 12 लाख लोग अगर भारत में ही एम्प्लॉय हों तो आप समझ सकते हैं कि कितना कम नंबर है, और सिर्फ इतने ही लोगों को वो एम्प्लॉय करते हैं, लेकिन 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, उनकी वैल्यू है, उसकी वर्थ है। नाउ मैनी कंसिडर कि अगर आप यूबीआई प्रोग्राम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक प्रोग्राम चलाते हैं तो वो एक सोल्यूशन हो सकता है जो इस क्राइसिस को दूर करने में या जो ड्विंडलिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसमें कुछ मदद साबित कर सकता है, एक सोशल वेलफेयर का एक नॉर्म बन सकता है। इनफैक्ट यूबीआई इज आल्सो एन इफेक्टिव पॉवर्टी इरेडिकेशन टूल। इनफैक्ट इसके ऊपर नोबेल लॉरेट्स जैसे पीटर डायमंड एंड क्रिस्टोफर पिसराइड्स और इन्हीं के जैसे मार्क जकरबर्ग जो फेसबुक के फाउंडर हैं, इलॉन मस्क जो टेस्ला के फाउंडर हैं, वेरियस स्पेसएक्स टेक्नोलॉजीज के भी फाउंडर हैं, इलॉन मस्क जैसे इतने बड़े बड़े नाम जो है, इन्होंने पॉवर्टी इरेडिकेशन टूल के तौर पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का एक कह लीजिए परचम लहराया। इन्होंने बोला है कि सरकारों को, गवर्नमेंट्स को ये इनिशिएटिव शुरू करना चाहिए। ये बहुत ही अतिशयोक्ति कह लीजिए या बहुत ही आयरनी जैसी बात कह लीजिए कि हो रही है, जहां पे मार्क जकरबर्ग है, इलॉन मस्क है या ऐसे ही बड़े बड़े नोबेल लॉरेट्स ये कैपिटलिज्म को कंट्रोल करने की बात नहीं कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं कि सरकार जो है वो अपने सोशल वेलफेयर को, जहां पे वेलफेयर स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है, वेलफेयर स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट हो चुका है 1930 के बाद, वहां पे सरकार का रोल इन्होंने डिफाइन कर दिया, लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आगे और क्या क्या चीजें हैं इस एडिटोरियल में और उसके बियॉन्ड क्या क्या चीजें हमें देखनी है। नाउ अनकंडीशनल एक फिक्स्ड अमाउंट अगर आप लोगों को देना शुरू कर देते हैं, एवरी सिटीजन इन अ कंट्री, ये चीज ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। कंट्रीज लाइक कीनिया, countries like Brazil, Finland and Switzerland, they have begun controlled UBI pilots, pilot schemes चालू हो चुकी हैं। इनफैक्ट सिक्किम के अंदर एक पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि अगर वो रूल में आते हैं, अगर वो राज्य में अगर सरकार बनाते हैं तो वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को डिप्लॉय करने की कोशिश करेंगे। नाउ इंडियाज ह्यूज कैपेसिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स, उनको जरूरत नहीं पड़ती। अगर भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स की आप बात करें और भारत के पोटेंशियल और कैपेसिटी की बात करें, तो ऐसे में वी विल बी एबल टू सपोर्ट प्लेंटी ऑफ हैंड्स इन दी फोरसीएबल फ्यूचर। लेकिन दिक्कत क्या है, इवन बिफोर द पेंडेमिक इंडिया वाज स्ट्रगलिंग टू फाइंड जॉब्स। इनफैक्ट भारत के अंदर हमें हर महीने, ईच मंथ वी हैव 1 मिलियन जॉब एस्पिरेंट्स जो जॉब मार्केट एंटर करते हैं। 1 मिलियन टेंट अमाउंट्स टू 10 लाख पीपल। इतने के करीब लोग तो उसमें एम्प्लॉयड हैं 5 बिग 5 कंपनीज में, जो कि सिलिकॉन वैली में बैठी हैं। तो इस वजह से भारत के लिए लूमिंग क्राइसिस जो है दैट इज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नाउ अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि थोड़ी सी सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैन बी वन अपॉर्चुनिटी जिसको अवेल किया जाना चाहिए। ये चीज 2016-2017 के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर आई थी। इनफैक्ट आईएमएफ ने भी इसको प्रपोज किया था। इसमें बताया गया हमारे इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कि इसकी जो यूबीआई की जो कॉस्ट है, फिजिकल कॉस्ट है, ये करीब करीब पर इंडिविजुअल 7,620 रुपए पड़ेगी। जो अगर आप 75% यूनिवर्सैलिटी मतलब बॉटम 75% लोगों को यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड करते हैं, तो वो करीब करीब 5% होगा हमारे जीडीपी का। नाउ दिस इज, इट सीम्स कि ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत सारे लूपहोल्स हैं, बहुत सारी चीजें वो समझनी बहुत जरूरी है। देखते हैं क्या क्या चीजें हैं, वो धीरे धीरे करके इस पूरे वीडियो के अंदर आने वाली है। एज पर द नंबर सजेस्टेड जो कि इकोनॉमिक सर्वे ने बताया, दिस कुड लीड टू टारगेटेड हाउसहोल्ड इनकम्स इंक्रीजिंग बाय ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज पर एनम। एक साल में 40,000 रुपया एक्स्ट्रा एक हाउस होल्ड को मिल सकता है अगर 4 हाउस होल्ड हैं, सॉरी अगर 5 लोग हैं एक इंडियन हाउस होल्ड के अंदर। नाउ इसमें सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि पॉलिटिकल विल जो है वो बहुत ल्यूक वार्म रहने वाली चीज है। कारण क्या है कि आपको इसमें सब्सिडीज को खत्म करना पड़ेगा, सब्सिडीज को ही तो रिप्लेस करना पड़ेगा, है ना। तो सब्सिडीज को आप जब रिप्लेस करेंगे, उसको बैलेंस करना द रिजल्टेंट डेफिसिट के साथ, इट विल बी डिफिकल्ट पॉलिटिकल माइनफील्ड। तो पॉलिटिकली देखिए जाए तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज नॉट अ वेरी प्रोस्पेक्टिव, इट्स नॉट अ वेरी ब्राइट ऑप्शन, जिसकी वजह से आप समझिए कि
लोग कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसकी सब्सिडी जो है लूज ऑफ हो जाए या लेट गो हो जाए। नाउ सिमिलरली आईएमएफ ने भी ऐसे ही प्रोजेक्ट किया कि 2020 के अंदर आप 3% कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नॉट जस्ट इंडिया, इट इज टॉकिंग अबाउट ग्लोबल ग्रोथ। लेकिन भारत की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी ज्यादा है, सब कुछ ज्यादा है। भारत इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से आउट परफॉर्म करने वाला है। भारत की ग्रोथ जो है इट इज प्रोजेक्टेड एट 1.9%, जबकि यूएस फॉल करेगा बाय 5.9%। और इट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो 1929 के बाद आज पहली बार ऐसा होने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इन यूएसए, ट्रंप ने हालांकि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर भी कर दी है, तब भी इट इज हाईएस्ट सिंस 1930। 1929 1930 का जो द ग्रेट डिप्रेशन था, उसके बाद जो आज की सिचुएशन है वो यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए बहुत कंड्यूसिव होती जा रही है। इनफैक्ट हमारी जरूरत बनती जा रही है। देखते हैं क्या रैशनल है बिहाइंड यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के पीछे कारण क्या है। कारण हिस्टोरिक भी है, हिस्ट्री में भी इसके इंस्टांसेस देखे गए। इनफैक्ट जो नेशनल प्लानिंग कमिटी थी 1938 की, जिसमें जो ब्रेन चाइल्ड था नेहरू जी का और सुभाष चंद्र बोस जी का, वो आज भी एप्लीकेबल है। आई वुड सजेस्ट कि आप नेशनल प्लानिंग कमिटी के बारे में और गहराई तक पढ़िएगा, हिस्ट्री के बारे में थोड़ा और जानकारी बढ़ाइएगा इसमें। नाउ जब उस समय की बात की जाए तो उस समय यूनिवर्सल बेसिक इनकम की अगर हम बात करें तो एक एवरेज इंडियन फैमिलीज मंथली इनकम जो थी वो 25 रुपए महीना हुआ करती थी। आज वो इनकम 2000 गुना बढ़ चुकी है और वो रफली 50,000 रुपीज हो चुकी है। एंड अगर हम पुअरेस्ट 10% की बात करें, जो भारत के अंदर सबसे गरीब तबका है, 10%, नीचे का 10%, वो महीने के 5,000 रुपए कमाता है। देखिए कहां 50,000 और कहां 5,000। सिमिलरली देर आर 25 मिलियन इंडियन फैमिलीज, मतलब 2.5 करोड़ इंडियन हाउस होल्ड ऐसे हैं जो कि दे अर्न जस्ट 1/10 ऑफ व्हाट एवरेज इंडियन फैमिली अर्न्स। मतलब ये 5,000 जो है वो 2.5 करोड़ लोग कमाते हैं। 2.5 करोड़ हाउस होल्ड कमाते हैं, 2.5 करोड़ लोग नहीं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 75 करोड़, सॉरी, 7.5 करोड़ के आसपास हो जाते हैं। नाउ सिमिलरली जो 50 मिलियन पीपल हैं, दे अर्न जस्ट 1/5 ऑफ द एवरेज ऑफ द इंडियन फैमिली इनकम, जो कि 50,000 बताई गई है, उसका 1/5 कह लीजिए 10,000 रुपया होगा। 10,000 रुपया कितने लोग कमाते हैं, ये एवरेज है। ये 10,000 रुपया कितने हाउस होल्ड कमाते हैं, ये कमाते हैं करीब करीब 15 करोड़ हाउस होल्ड, 15 करोड़ हाउस होल्ड्स। तो ये समझिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दीज ग्रुप्स दैट आर लेफ्ट आउट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर द पास्ट 30 इयर्स, पिछले 30 सालों से ये इकोनॉमिक ग्रोथ के एम्बिट में आ ही नहीं पा रहे हैं। इनफैक्ट इनको जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, जैसे बैंक्स की तरफ से, जो मेन स्ट्रीम बैंक्स हैं, वहां से लोन्स, उनका एक्सेस बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट अगर इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की बात की जाए तो दिस अकाउंट्स फॉर लेस देन 15% ऑफ द टोटल बोरोइंग्स बाय लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स। और ये 30% हो जाता है जब आप मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स की बात करते हैं। इसका मतलब करीब करीब 85% जो है बोरोइंग, जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स करते हैं, वो करते हैं फ्रॉम इनफॉर्मल मनी लेंडर्स, आड़तियों से या साहूकारों से लेते हैं, जो कि 24% से 60% तक का एग्जॉर्बिटेंट इंटरेस्ट रेट उनको चार्ज करते हैं। कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। राइट। सिमिलरली अगर मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स की बात करें तो करीब करीब 70% ऐसे फार्मर्स हैं जो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स के पास जाते हैं। नो एज सच अगर आप 70% आपकी ऐसी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और 85% आपके लैंडलेस एग्रीकल्चरल वर्कर्स इसी तरीके से इनफॉर्मल मनी लेंडर्स के पास जाकर फंसते हैं, 24 से 60% इंटरेस्ट रेट्स पे करते हैं, दैट मींस जो आप बेसिकली इंटरेस्ट रेट सब्सिडी देते हैं उसका कुछ खास फायदा होने नहीं वाला। आप 2 से 4% जो आप इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जैसे चलाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसका खास फायदा नहीं होगा। कारण क्या है कि बाकी जो वो जो पैसा बचा रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा तो वो इनफॉर्मल मनी लेंडर्स को दे रहे हैं, है ना। तो इस वजह से इट इज अ वेरी ग्रिम सिचुएशन। लाइकवाइज अगर बेनिफिट्स बात करें सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स और पावर सेक्टर की या फर्टिलाइजर सेक्टर की बात की जाए तो वो ज्यादा से ज्यादा फायदा देती हैं बिग फार्मर्स को। लैंडलेस और मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स को उनको इस चीज का खास फायदा नहीं होता। अर्बन एरियाज पे आ जाते हैं। अर्बन एरियाज में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले व्यक्तियों का यही हश्र है। राइट।
और जो आगे ऑटोमेशन हो रही है, जिसकी वजह से जो लो स्किल जॉब्स हैं, उनकी फॉर्मलाइजेशन हो रही है और फॉर्मलाइजेशन रिटेल सेक्टर में जो हो रही है, उसकी वजह से और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाली है। सो बेसिकली यूबीआई के लिए आज है, अभी है, इसको कर लेना चाहिए, समय जो है वो आ चुका है। नाउ अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2016-2017, देखिए दोस्तों, हम बहुत बार ऐसी बात करते हैं कि यूपीएससी में क्या कहते हैं कि भैया जो लेटेस्ट वाला इकोनॉमिक सर्वे है वो ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट तो है, बट सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन मेंस, आई वुड रिकमेंड कि पिछले 3 सालों के इकोनॉमिक सर्वे का एक कंपैरेटिव एनालिसिस, जो कि हमारे यहाँ न्याय अकेडमी में आपको मिलता है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस जरूर आपने रखना है, तभी फायदा होता है, तभी मार्क्स जो है, स्कोर जो है, एनहांस होता है। नाउ 2016-17 के इकोनॉमिक सर्वे ने एक बात बोली, कहते कि भैया आपको क्या करना है, जो सारा का सारा सोशल वेलफेयर, एंटी पॉवर्टी स्कीम्स का जो एम्बिट है, उसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। नरेगा है, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा योजना, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है, उसको रिप्लेस करो और यूनिवर्सल बेसिक इनकम लगा दो। Now it had suggested replacing all current cash transfers, जितना भी पैसा आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पे दे रहे हैं उसको रिप्लेस कर दो, यूबीआई दे दो। इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर, द बर्डन टू डिस्ट्रीब्यूट द इनकम विल नॉट बी शेयर्ड बाय द रिच। जो अमीर लोग हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप यहां पे टैक्स लगा दें, फिर आप एग्जेम्प्ट कर दें, फिर आप एग्जेम्प्ट कर दें। ये एक प्रोसेस, एक सिस्टम बताया गया था इसी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना चाहिए। तो जैसे टैक्सेशन, एग्जेम्पशन, एग्जम्पशन, ये प्रोसेस नहीं करना है कि आप यहां से टैक्स लेके यहां पे आप सब्सिडीज प्रोवाइड करें, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी है। आपको बर्डन ज्यादा से ज्यादा रिच के ऊपर नहीं डालना है, बल्कि उसके पैरेलल एक सिस्टम चलाना होगा। अब इसके दो तरीके हैं, दो चीजें हैं जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा सिस्टम बेस होने वाला है। द वेरी फर्स्ट इज जैम ट्रिनिटी फंक्शनल होनी बहुत जरूरी है। जनधन, आधार और मोबाइल के जो सिस्टम्स हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने, और अगर ये ज्यादा से ज्यादा कह लीजिए यूनिवर्सलाइज नहीं होते हैं, वर्सलाइज सॉरी, अगर ये ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सलाइज नहीं होते हैं, तो आप टारगेटेड बेनिफिशियरीज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। सेकेंडली, अगर आप चाहते हैं कि इजीली ये चल सके स्कीम, तो सेंटर स्टेट नेगोशिएशंस बहुत जरूरी हैं, क्योंकि सेंटर अकेला इसकी कॉस्ट को बियर नहीं कर पाएगा, स्टेट्स को कॉस्ट शेयरिंग करनी पड़ेगी इस प्रोग्राम की। चलिए आगे देखते हैं कि यूबीआई, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, क्या ये सिर्फ और सिर्फ, फॉर एग्जांपल कीनिया, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये बहुत सारी कंट्रीज का जो मैंने नाम लिया, एग्जांपल लिया, क्या ये यहीं से ही निकल गया है, या हमारे यहाँ पे कोई केस है नहीं? ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट न्यू टू इंडिया। भारत के अंदर ऑलरेडी ऐसी बहुत सारी स्कीम्स चल रही थी जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर रहे थे। इनफैक्ट सोशल वेलफेयर के अंदर इंडिया में कह लीजिए यूनिवर्सलाइजेशन को एनहांस करने की पूरी पूरी कोशिश चल रही थी। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जहां पे कैश ट्रांसफर होता था पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को, वन फॉर्म ऑफ ओल्ड एज इनकम सपोर्ट स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, एंड राइतु बंधु स्कीम, जो कि तेलंगाना की थी, जहां पे आप 4,000 प्रति एकड़ हर सीजन में आप बेसिकली लैंड ओनिंग फार्मर्स को, सभी लैंड ओनिंग फार्मर्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे थे। सिमिलरली वी हैड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम्स लाइक पहल, जिसमें आप बेसिकली एलपीजी सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ इनकम सपोर्ट। जितने भी पुअर हाउस होल्ड हैं उनको एनेबल करते थे कि वो कुछ प्रोडक्ट्स को, गुड्स को परचेज कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम मार्केट। ना इसमें कुछ बेनिफिट्स हैं यूबीआई के, वो सारे बेनिफिट्स आगे चलते हुए हम इस वीडियो के एंड में देखेंगे भी। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें, हर वीडियो को कोशिश कीजिए कि आप एंड तक देखिएगा जरूर। चाहे आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी होती हैं ये वीडियोस, क्योंकि ये एसेज के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेक श्योर यू मेक योर नोट्स आउट ऑफ इट। नाउ द नेक्स्ट फ्रंटियर इज monetize all the benefits and transfer a UPI to the bank account। सारे के सारे बेनिफिट जो आप सरकार की तरफ से लोगों को, जनता को प्रोवाइड कर रहे थे, उनको मोनेटाइज कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कितना बेनिफिट हो रहा था। सिमिलरली उसको सीधे तौर पे बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दीजिए। नाउ क्या इसको यूनिवर्सलाइज करना जरूरी है, या फिर ये एक लिमिटेड तबके को प्रोवाइड करना ही जरूरी है? नाउ देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल भारत के अंदर जो कि अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, एक्सट्रीमली पुअर हैं,
एंड डिस्पाइट द रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ उनके यहां तक कह लीजिए ना तो सब्सिडीज बेहतर तरीके से पहुंच पाती हैं, ना ही सोशल वेलफेयर वेलफेयर स्कीम्स भी नहीं पहुंच पाती हैं, कैश ट्रांसफर्स तो दूर की बात। कारण क्या है कि वो दे आर नॉट फॉर्मलाइज्ड, वो फॉर्मलाइज्ड नहीं है, दे आर नॉट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, दे आर नॉट इंक्लूडेड, फाइनेंशियली इंक्लूडेड। तो 2014 से 2017 तक फाइनेंशियल इंक्लूजन वाज अ मेजर टास्क जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने लेने की कोशिश की थी। आपने देखिए मैंने बोल तो दिया प्रेजेंट गवर्नमेंट, लेकिन आपने कहीं पे भी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जैसे फ्रेजेस अपने आंसर्स में एसेस में यूज नहीं करने। सो मेक श्योर यू नोट दैट डाउन। नाउ गवर्नमेंट को क्या करना है? अगर गवर्नमेंट चाहती है कि वो सारे के सारे सिटीजन्स को पे करे एक फिक्स अमाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस विदाउट एनी कंडीशनैलिटीज, तो एक चीज सरकार को समझनी होगी कि ये जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है, ना तो ये एक रेमेडी है, ना ही एक सब्स्टिट्यूट है। रेमेडी किसकी नहीं है कि मार्केट फोर्सेस में जो अनसर्टेनिटी आती है उसको नहीं निदान कर सकती। दूसरी चीज, इट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर बेसिक पब्लिक सर्विसेज। जो बेसिक पब्लिक सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे प्राइमरी हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब चीजों को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकती। यहां पे आपको फिर भी खर्चा करना पड़ेगा और करना चाहिए भी। नाउ देयर इज a less need for transfer of money to middle and high income earners as well as large land owners। तो इनको करने की जरूरत क्या है? एंड इनफैक्ट हमारे पास फिजिकल स्पेस की भी अगर बात करें, टंग ऑफ स्लिप हो जाता है कभी कभी। नाउ हमारे पास अगर फिजिकल स्पेस की भी हम बात करें तो दैट इज आल्सो लिमिटेड। तो हम ऑलरेडी मान के चलिए कि हम पुअरेस्ट ऑफ पुअर को ही ये चीज प्रोवाइड कर पाएंगे, ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कर पाएंगे। तो ऐसे में एक स्ट्रॉन्ग केस निकल कर आता है कि आप ऐसे ग्रुप्स को टारगेट कीजिए जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, या एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं, मार्जिनल फार्मर्स हैं, या फिर वो लोग जो मल्टी डायमेंशनल पावर्टी, अलग अलग प्रकार से अलग अलग एंगल से जो पुअर या पावर्टी से ग्रस्त हैं, उन तबकों को, उन ग्रुप्स को टारगेट कीजिए एंड उन्हें यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड कीजिए। तो यूनिवर्सलाइजेशन इन दीज ग्रुप्स अगर हो सके, दैट वुड बी द बेस्ट केस सिनेरियो फॉर यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब चलिए फायदे देख लेते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के। आप यहां इससे पॉवर्टी की लड़ाई कर सकते हैं, वल्नरेबिलिटी कम कर सकते हैं। इनफैक्ट दिस इज समथिंग जो कि आपको इकोनॉमिक इक्वालिटी प्रोवाइड करेगी, जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी लिखा गया है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। पार्ट 4 में जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें एक एस्पेक्ट आता है जिसमें हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक इक्वालिटी की। तो वहां पे ये चीज कंप्लीट हो जाती है, ये उसको सेटिस्फाई कर सकती है। एक नए तरीके का सोशल कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डेमोक्रेसी इन इटसेल्फ इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे आप कहते हैं स्टेट को कि हम आपको कुछ कुछ चीजें एज ड्यूटीज प्रोवाइड करेंगे, आप हमें कुछ राइट्स प्रोवाइड कीजिए। ये डेमोक्रेसी का एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सिटीजन्स और स्टेट के बीच में रहता है। नाउ एक नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट निकल कर आएगा जहां पे आप सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ चॉइस भी देंगे। इनफैक्ट अमर्त्य सेन जी ने भी इसके बारे में काफी बातें कही। कहा गया कि चॉइस जो है ये हर व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, ये बेसिक ह्यूमन राइट है। इनफैक्ट यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की अगर आप बात करें तो फ्रीडम ऑफ चॉइस इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक तरीके से, एक एंगल से ह्यूमन राइट्स का एक अहम हिस्सा है। और जब आप बेसिकली पैसा हाथ में प्रोवाइड करते हैं तो एक व्यक्ति की मर्जी है कि या तो वो बिस्किट्स खरीद सकता है, फॉर एग्जांपल, उससे जरूरी नहीं है कि मान लीजिए उसको गैस की जरूरत नहीं है, गैस कनेक्शन की जरूरत नहीं है फिलहाल, तो वो क्या करेगा? गैस खरीदने की बजाय, एलपीजी सिलेंडर खरीदने की बजाय बिस्किट्स खरीदेगा, या अपने न्यूट्रिशनल इनटेक को, जो है न्यूट्रिशन अपटेक को, वो बढ़ावा दे सकता है। सो बेसिकली यूनिवर्सल बेसिक इनकम आपको फ्रीडम ऑफ चॉइस प्रोवाइड कर सकती है एंड आप इस तरीके से बेटर टारगेटिंग ऑफ पुअर एंड वल्नरेबल भी कर सकते हैं। वो कैसे? देखिए ये एक ऑल इंक्लूसिव स्कीम है। ये इंक्लूसिव स्कीम है, इसका मतलब ये है कि इसका एक्सक्लूजन एरर जो है वो जीरो रहने वाला है। इनफैक्ट अगर देखें, एक एग्जांपल आया था एक सर्वे के द्वारा, इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2011-12 में, उसने देखा था दैट अबाउट half of the officially poor did not have the BPL card and in fact 32% of the non-poor had it। तो बेसिकली आप करते क्या है? आप इंक्लूड कर लेते हैं रिच को, राइट, और एक्सक्लूड कर जाते हैं पुअर, एक्सट्रीमली पुअर को। तो यहां पे ऐसा हो सकता है कि आप नीचे से जब शुरू करेंगे तो एक्सक्लूजन एरर हो जाएगा जीरो। सिमिलरली जहां पे आप इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात कर रहे हैं, वहां पे ऐसी
डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी से जो अनएम्प्लॉयमेंट निकल कर आ रही है, पर्टिकुलरली व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर जॉब्स में, जहां पे आपको स्किल्ड एंड लो स्किल्ड जॉब्स की हम बात करें, सिमिलरली सर्विसेज सेक्टर की अगर हम बात करें, तो यहां पे आप अनएम्प्लॉयमेंट से लड़ सकते हैं। इट इज एन इंश्योरेंस अगेंस्ट दीज काइंड्स ऑफ शॉक्स। इनफैक्ट ये एक सेफ्टी नेट का भी काम कर सकता है, जहां पे हेल्थ से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड या किसी और प्रकार का भी कोई झटका लगता है एक परिवार को, तो उसमें ये यूनिवर्सल बेसिक इनकम थोड़ा सा कुशन प्रोवाइड कर सकती है। सिमिलरली हमारी जो मिडिल क्लास है, इट इज एवर एक्सपैंडिंग, बढ़ रही है धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है। एंड इसके चलते इमैनुअल साइंस एंड थॉमस पिकेटी ने एक बात बोली, उसे ध्यान से समझना जरूरी है। द बॉटम हाफ ऑफ द अर्नर्स वेंट फ्रॉम मेकिंग 20% ऑफ ओवरऑल इनकम इन 1979 टू जस्ट 13% इन 2014। 1979 से कितने साल हो गए? 14 और 21 कितने हुए? कितने हुए फटाफट से? 35 ईयर्स। 35 ईयर्स के इस स्पैन के अंदर जो 20% लोग जो 20% इनकम ले रहे थे, वो 20% इनकम उनकी घटकर 13% रह गई, जो बॉटम हाफ ऑफ द अर्नर्स है। ठीक है जी। सिमिलरली अगर टॉप 1% की बात करें, वो पहले 11% बना रहे थे, आज वो 20% बना रहे हैं। तो रिच आर बिकमिंग रिचर एंड पुअर आर बिकमिंग पुअरर। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक अतिशयोक्ति, एक रेटोरिक, एक क्लीशे नहीं है, दिस इज अ फैक्ट। सो मेक श्योर कि आप ये कोट, ये नाम, ये जरूर नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत जगह पे यूज हो सकता है। इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट जैसे एसेज में आप इसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली सपोर्टिंग अनपेड केयर वर्कर्स, फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो फॉर एग्जांपल एल्डरली या कह लीजिए दिव्यांग की सेवा कर रहे हैं, तो उन सेवा करने वाले लोगों को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। वो जो अनपेड केयर टेकर्स हैं, बहुएं हैं बहुत घरों में जो सिर्फ और सिर्फ घर पे बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखती हैं, होपफुली रखती हूँ, कलयुग है वैसे कुछ कह नहीं सकते, बट स्टिल अगर रखती हैं तो वहां पे उनको एक इनकम सपोर्ट मैकेनिज्म प्रोवाइड हो सकता है, जहां पे वो सेल्फ सस्टेनेंस जो है बियर कर सकती हैं। सिमिलरली दिस विल टेक ऑफ प्रेशर ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जो सरकार की तरफ से कुछ नीतियां चलती हैं उसके ऊपर से थोड़ा सा प्रेशर कम हो जाएगा। इंप्रूवमेंट इन फाइनेंशियल इंक्लूजन, पेमेंट सिस्टम हो जाएगी, एंड जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स है उनके लिए थोड़े से प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। रीजन बीइंग कि वो रूरल एरियाज में फाइनेंशियल इंक्लूजन को एनहांस करने में मदद कर पाएंगे। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। इनफैक्ट एरिस्टोटल ने एक बात बोली थी दैट यूडेमोनिया, that is happiness, it is the goal of human thought and action. Every human thought, every human action वो happiness की तरफ जाना चाहता है हर एक व्यक्ति। ये इसमें एक बात अगर हम देखें तो इंडिया की रैंकिंग ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में देखनी बहुत जरूरी है। इट वाज रैंक्ड 133 इन 2018 एंड ये बहुत नीचे आता है। इनफैक्ट भूटान इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जो कि जिसकी ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जो है वो काफी बढ़िया है। सो इसी तरीके से अगर हमने हैप्पीनेस इंडेक्स में थोड़ी बढ़ोतरी करनी है, तो ये साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स यूबीआई से आ सकते हैं। एंड इट कैन एंड अब्यूज टू दी डोमेस्टिक अब्यूज टू दी वुमेन। महिलाओं को जो डोमेस्टिक अब्यूज होता है, वहां पे अगर आप सीधे तौर पर डायरेक्टली महिलाओं के खाते में अगर आप यूनिवर्सल बेसिक इनकम डालते हैं, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इनफैक्ट इसमें एक और बेनिफिट हो सकता है, जहां पे अगर वुमेन के खाते में अगर पैसा जाता है, तो वहां पे मान लीजिए एक हाउस होल्ड में अगर उसी के पास पैसा रहेगा, तो उसका कंट्रोल इन दी हाउस होल्ड दैट विल बी एनहांस्ड। एंड इनफैक्ट उसमें वुमेन एम्पावरमेंट, जो हमारे राहुल गांधी जी हैं वो जो बात करते रहते हैं, तो वुमेन एम्पावरमेंट इस तरीके से भी हो सकती है। इनफैक्ट ऐसा देखा गया है कि अगर आप महिला के खाते में पैसा डालते हैं, तो वो हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, बेटर आउटकम्स निकाल कर देता है। इट इज ऑलवेज बेनिफिशियल कि महिला के खाते में आप पैसा डालें। सो बेसिकली अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अब्यूज को भी खत्म करेंगे, और ये प्राइमरी हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर भी आप काम कर पाएंगे। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोज। एक और बेनिफिट है, जहां पे आप प्लेथोरा ऑफ सेपरेट गवर्नमेंट स्कीम्स चला रहे थे, वहां पे अब आपको स्टेट के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन कम करने का मौका मिल जाएगा। आप बहुत बेहतरीन तरीके से देखिए, भारत के अंदर एक फोर्थ डेफिसिट चलता है, मैं हर वीडियो में ये बात बोलता हूं, वो फोर्थ डेफिसिट है, इसको रटा देना है मैंने आपको। ये फोर्थ डेफिसिट है एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिसिट, एडमिनिस्ट्रेशन का, इफेक्टिव एग्जीक्यूशन का, इंप्लीमेंटेशन का, एडमिनिस्ट्रेशन का डेफिसिट। ये अगर डेफिसिट दूर हो गया तो बहुत डेफिनेटली बहुत मदद मिलने वाली है। इनफैक्ट गवर्नमेंट स्कीम्स अगर कम हो गई, तो ये एडमिनिस्ट्रेशन
ऑफ दी स्कीम्स इसमें एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। नाउ अगर आप इनकम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं से 15,000 पर एनम, एक साल में 15,000 रुपए की, नाउ दिस कैन बी अ गुड सप्लीमेंट। अगर आप बात करना चाहें, चाहे आप रिड्यूस करना चाहते हैं इंडेटेडनेस, जो कर्जदारी है मार्जिनल फार्मर्स की, उसमें भी मदद करेगी, वो मनी लेंडर्स के चंगुल से बचकर बाहर भी आ सकते हैं। नाउ यू कैन, व्हाट यू कैन डू इज, व्हाट यू कैन बेसिकली bring a large number of households out of this poverty trap and prevent them from falling back into it. सिमिलरली हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर के में भी इंप्रूवमेंट हो सकती है। आप स्कूल में अटेंडेंस बढ़ा सकते हैं, एनरोलमेंट बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम पुअर हाउसहोल्ड्स दे कैन नाउ इंक्रीज देयर न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट अपटेक। तो ऐसे में जो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट है, जो हेल्थ प्रोस्पेक्ट्स हैं, एजुकेशन के प्रोस्पेक्ट्स हैं, वो भी इंप्रूव हो सकते हैं। ट्रांसफर इनटू अकाउंट्स ऑफ वुमेन वुड हैव बेटर रिजल्ट्स। इनफैक्ट मैंने अभी आपको बताया भी कि चिल्ड्रन की एजुकेशन और हेल्थ में बेटर प्रोस्पेक्ट्स तभी होते हैं जब महिलाओं के खाते में पैसा डाला जाता है। एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें, तो दिस फिगर इज नॉट टू लार्ज। ऐसा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या होगा कि अगर जेब में सीधे तौर पे पैसे आ जाएंगे ना, तो इसमें कहा जाता है कि लेजी एटीट्यूड हो जाता है। मेरे घर में एक शब्द चलता है, उसको बोलता है हड्डी में, कह लीजिए कि एक नस नस में लेजीनेस भर गई है। तो वो हड हरामी जो है, वो चीज जो फ्री में कोई चीज मिल रही है, फ्री में माल मिल रहा है, उस माल से बचते हुए अगर आपने चलना है, सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड अगर किसी के माइंड में यूनिवर्सल बेसिक इनकम से रिलेटेड ये फैक्ट आता है, तो उसमें एक साफ तौर पर एक काउंटर आर्गुमेंट आप रख सकते हैं दैट दिस फिगर इज नॉट टू लार्ज। इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम वर्किंग। 15,000 रुपए साल के, है ना, तो इतना कुछ ज्यादा बड़ी इनकम नहीं है। सो बट ये है कि ये कुशन प्रोवाइड जरूर कर देगी। नाउ व्हाट इट कैन डू इज इट कैन वर्क एज एन इंटरेस्ट फ्री वर्किंग कैपिटल फॉर मेनी पीपल। फॉर एग्जांपल, बहुत सारे ऐसे बेनिफिशरीज की कैटेगरीज हैं, जैसे फ्रूट वेंडर्स हैं, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, स्मॉल आर्टिजन्स हैं, इनके लिए ये पैसे बहुत मायने रखते हैं। ये एक कुशन प्रोवाइड करेंगे, एक वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ इस तरीके से एक बेसिक इनकम जो है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम काम करती है। कैसे काम करती है? ये इन एक एक व्यक्ति के बीच में रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेगा। कारण क्या है? यहाँ पे देखिए, लेसर वर्किंग आवर्स आएंगे, तो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब्स होगा। थोड़ा थोड़ा स्लो है, कोई बात नहीं, बट बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जॉब्स और सेफ्टी नेट फॉर ऑल। तो ये सारे के सारे, नाउ दिस इज एन एग्जांपल फ्रॉम कनाडा। सो बेसिकली अगर आप सेफ्टी नेट फॉर ऑल की भी बात करें, तो आप उसमें सोशल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। सिमिलरली, आप जब लेस वर्किंग आवर्स की बात करते हैं, तो व्यक्ति के एक माइंडसेट में बहुत चेंज आता है। वो सोशलाइज बेहतर तरीके से करता है। वैसे तो अभी सोशल डिस्टेंसिंग चल रही है, लेकिन सोशलाइज अगर बेहतर तरीके से करेगा, तो हैप्पीनेस बढ़ जाती है। भारत में अभी क्या हो रहा है? बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड प्रेशर ऑन द इकोनॉमी, बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, बहुत सारे लोग हैप्पीनेस से दूर जा रहे हैं। वो पुराना ख्याल के गांव में बैठा करते थे, हुक्का पिया करते थे और एटसेट्रा एटसेट्रा, आजकल भी लोग पीते हैं, लेकिन दैट इज एन अर्बन कल्चर नाउ। वो रूरल आइडिया ऑफ इंडिया, वो जो दूध दही का खाना और वो प्रॉपर डाइट, वो चीज जो है वो लैक हो रही है आज के इंडिया के अंदर। तो बेसिकली हैप्पीनेस जो है वो लैक हो रही है, और उस हैप्पीनेस को आप इस तरीके से ढूंढ सकते हैं। नाउ, हाउ आर पब्लिक सर्विसेज स्टिल सिग्निफिकेंट? क्या हम यूबीआई को यूज करके जो भी सरकार की तरफ से सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, उसको क्या हम दूर कर सकते हैं? क्या हमें उसकी जरूरत खत्म हो गई है? नहीं, इट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड। यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज फिर भी चलानी पड़ेंगी, पर्टिकुलरली हेल्थ के अंदर। प्राइमरी हेल्थ की बात करें या एजुकेशन की बात करें, तो वो सर्विसेज तो आपको चलाते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उसको आप यूज करें और यूबीआई को यूज करके उसको रिप्लेस कर दें। The income support to poor will deliver benefits only if it comes on the top of public services delivery. जब तक आप ये चीजें प्रोवाइड नहीं करेंगे, तब तक आपको यूबीआई के बेनिफिट्स निकल कर ही नहीं आएंगे। डायरेक्ट ट्रांसफर्स शुड नॉट बी एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विसेज। बजटरी एलोकेशन फॉर दीज सर्विसेज शुड बी रेज्ड। इनफैक्ट इनको बढ़ाना पड़ेगा, इसमें जो पैसा देते हैं। मनरेगा जैसी स्कीम्स को, जैसे 2016 के इकोनॉमिक सर्वे में बोला कि इसको हटा के यूबीआई दे दो, नहीं, ऐसी स्कीम्स में आपको आउटले बढ़ाना चाहिए। अब कितना पैसा चाहिए होगा, ये भी हिसाब लगा लेते हैं। तो रफली ऐसा एस्टिमेट निकल कर आया कि करीब करीब 10 करोड़ हाउस होंगे जिनको पैसा देना पड़ेगा, एंड अप्रोक्सीमेटली 1.4 लाख करोड़ रुपीस पर एनम
एक साल में पैसे की जरूरत होगी। अब स्कीम्स कौन सी आप इंक्लूड कर सकते हैं? स्कीम्स लाइक पीएम किसान, जिसमें आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी कर रहे हैं, सीधा कैश ट्रांसफर कर रहे हैं, वैसी स्कीम्स को आप इसी के एम्बिट के अंदर लेके आ सकते हैं। एंड दिस कैन बी अलाइंड टू मीट अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट। जो मेजर 1.5 लाख करोड़ रुपीस है, उसमें से कुछ हिस्सा पीएम किसान के नाम पे आप खर्च कर सकते हैं। सिमिलरली, द रिक्वायर्ड अमाउंट इज बियॉन्ड सेंटर्स फिस्कल कैपेसिटी, इसलिए आपको स्टेट्स को इन लाइन लाना पड़ेगा। स्टेट्स के साथ शेयरिंग बेसिस पर ही आप ये खर्चा कर सकते हैं। तो देखिए, एक व्यक्ति खाली बैठा है, दूसरा व्यक्ति जो है पत्थर तोड़ रहा है परपेचुअल मोशन में, और वो बेसिकली क्या कर रहा है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम का कर्ज हिस्सेदार बन रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जहां एक व्यक्ति मेहनत करे और दूसरा आइडली बैठ जाए। नाउ, यही प्रॉब्लम आ रही है यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अंदर, जहां पे आपको कंस्पिक्युअस स्पेंडिंग होता क्या है कि जब आप मेल मेंबर्स के हाथ में पैसा देते हैं तो वो वेस्टफुल एक्टिविटीज में पैसा खर्च कर देते हैं। तो ऐसे में जैसे एक धिनचक पूजा आई थी, और एक फेमस सिंगर है धिनचक पूजा यूट्यूब के ऊपर, तो उन्होंने भी बोला था कि भैया दारू 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 पे अगर मेल मेंबर्स पैसा खर्चते हैं तो उससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, उसका जो इंटेंडेड बेनिफिट है वो निकल कर नहीं आएगा। सिमिलरली, दिस विल डिसइंसेंटिवाइज टू वर्क। ये लोग जो मेहनत करना चाहते हैं वो उस मेहनत का अच्छे से फल नहीं निकाल पाएंगे। कारण क्या है कि दिस विल मेक पीपल मोर लेजी एंड दे विल ऑप्ट आउट ऑफ लेबर मार्केट के। आराम से 15,000 रुपए में या 8,000 में घर का खर्चा महीने का चल रहा है, तो क्या दिक्कत है? दे विल ऑप्ट आउट ऑफ द लेबर मार्केट। देन देयर विल बी इंक्रीज्ड जेंडर डिस्पैरिटी, क्योंकि जो पैसा है वो जेंडर नॉर्म्स के हिसाब से चलने वाला है। एंड अगर ऐसा हुआ तो मेल मेंबर्स के पास पैसा बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वहीं पे जेंडर डिस्पैरिटी जो है घर कर जाएगी। सिमिलरली, इम्प्लीमेंटेशन डेफिसिट, फोर्थ डेफिसिट मैंने बात कर ली है। सिमिलरली, इसी में से एक और चीज निकल कर आती है, वो ये है कि हमारा बैंकिंग सिस्टम ऑलरेडी स्ट्रेस्ड आउट है। तो ऐसे में यूबीआई जो है उसके ऊपर और स्ट्रेस डालने का काम कर सकता है। और इसके अलावा क्या प्रॉब्लम्स हैं? पुअर फिस्कल कैपेसिटी है। इकोनॉमिक सर्वे की कैलकुलेशंस बताती है कि हम सिर्फ और सिर्फ 75% यूनिवर्सैलिटी रेट के ऊपर जा सकते हैं, जिसमें से करीब करीब 7,500 रुपया एक साल में आप जो है एनुअल बेसिक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड कर सकते हैं। नाउ दिस विल कॉस्ट अस एट अबाउट 5% ऑफ जीडीपी। यहीं अगर आप इसकी बात करें तो एन इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड यूबीआई ऑफ 10,000, जो कि 2014-15 की प्राइसेस के हिसाब से होगा, that would be about 3/4 of that year's poverty line, and this will cost us about 10% of GDP। तो अगर आप इसी को इन्फ्लेशन के हिसाब से कैलकुलेशन में जाते हैं, मैथ्स करते हैं, और तो ये निकल कर आता है 10% ऑफ जीडीपी। सो बेसिकली ये जो फिगर है ये एक मिसनोमर है, ये अभी दिखावे की फिगर है। एक्चुअल फिगर जो है इससे बड़ी बन सकती है, और ये जो 5% ऑफ जीडीपी है, ये जो डूएबल लगता था, जैसे ही ये 10% पे जाता है ये नॉन डूएबल हो जाता है। इस वजह से दीज आर मेजर प्रॉब्लम्स विद यूबीआई। एंड इससे लेबर मार्केट को भी डिस्टॉर्शन होगा। कारण क्या है? अ स्टेडी परमानेंट एंड गारंटीड इनकम विदाउट एनी वर्क लोगों को जो लेबर मोबिलिटी है और पार्टिसिपेशन है उसको इफेक्ट कर सकता है। अब जो व्यक्ति जो वैसे 15,000 रुपया कह लीजिए कमा रहा था, वो जाने की कोशिश ही नहीं करेगा, घर बैठ जाएगा। तो लेबर मार्केट में भी डिस्टॉर्शन हो सकती है, लेबर सप्लाई चेन में डिस्टॉर्शन आ सकती है इससे। दिस इज द टेक्निकल टर्म, लेबर सप्लाई चेन डिस्टॉर्शन। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये एसेज में आप लिखेंगे तो आपके एसे पे 4 चांद लग जाएंगे। ठीक है जी। नाउ, पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ यूनिवर्सैलिटी। पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या कहता है? इट माइट सीम टू ट्रम्प द आइडिया ऑफ इक्विटी एंड स्टेट वेलफेयर फॉर द पुअर। अब आप क्या करेंगे? आप पॉलिटिकल इकोनॉमी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, जबकि आपको इक्विटी और स्टेट वेलफेयर के कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए था। आप क्या कहेंगे कि मैंने पैसे दे दी भैया, मैंने पैसे दे दिए, मेरा हो गया। ठीक है। तो दिस इज समथिंग अ मेजर प्रॉब्लम। अगर ये चीज पिकअप कर ली जाती है भारत जैसी एक इकोनॉमी में, जहां पॉलिटिक्स इंपैक्ट बहुत ज्यादा करती है, बहुत बड़ा इंपैक्ट रहता है भारत की इकोनॉमी का, कह लीजिए भारत की इकोनॉमी के ऊपर भारत की पॉलिटिक्स का, तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकता है। सिमिलरली, एक्सपोजर टू मार्केट रिस्क्स, इट इज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट्स, जहां पे अगर आप फूड सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं तो वो फूड सब्सिडीज बेसिकली क्या करती हैं? रियल टाइम बेसिस पे आपको पैसा प्रोवाइड करती हैं। रियल टाइम बेसिस में आपको कैश इंसेंटिव्स कह लीजिए या प्राइस सब्सिडाइजेशन प्रोवाइड करती हैं, आपको चीजें सस्ती पड़ती हैं। लेकिन आप जब कैश ट्रांसफर कर देते हैं, उसके अंदर परचेजिंग पावर जो है वो मार्केट फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड करेगी। जिस दिन
मार्केट के अंदर उछाल आएगा, उस दिन ये कैश ट्रांसफर छोटा लगने लगेगा, बहुत छोटा लगने लगेगा, और जिस दिन मार्केट में गिरावट आएगी उस दिन ये जो कैश ट्रांसफर है ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बेसिकली ये जो वैल्यू बढ़ना या कम होना होता है, इट इज कॉल्ड परचेजिंग पावर। तो इस वजह से ये मार्केट फ्लक्चुएशन के ऊपर डिपेंड भी करेगा। लेकिन अभी अगर आज की बात करें, तो जो आज का क्राइसिस आया हुआ है जहां पे ऑलमोस्ट 90% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इट इज इन इनफॉर्मल सेक्टर, जिसके पास कोई मिनिमम वेज नहीं है या सोशल सिक्योरिटी नहीं है, माइक्रो लेवल सर्कमस्टांसेस की अगर हम बात करें, इट कैन बी वर्स इन इंडिया देन एनीवेयर एल्स। तो यहाँ पे केस बढ़ जाता है, यहाँ पे एक कह लीजिए प्रो, कह लीजिए बढ़ जाता है, प्रो यूबीआई एक केस निकल कर आता है, यूबीआई दे देनी चाहिए ऐसी बात निकल कर आती है। वन वे टू इंश्योर देयर सस्टेनेंस इज थ्रू throughout these trying times is the introduction of an unconditional, this word is very important, unconditional regular paychecks at maximum universality। जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप बेसिक इनकम प्रोवाइड कर पाए रेगुलर बेसिस पे अनकंडीशनली, आपको करना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम कब तक, जब तक इकोनॉमी नॉर्मलाइज नहीं हो जाती। तो इसीलिए अगर यूनिवर्सल बेसिक इनकम का अगर समय आना था, तो इट इज नाउ, इट इज राइट हियर राइट नाउ। सो आ चुका है वो समय। चलिए आज इस वीडियो में अभी इतना ही। आपसे सबसे अनुरोध है कि प्लीज जाते वक्त इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यार, एंड शेयर कीजिएगा अपने मित्र बंधुओं के साथ, सखी सहेलियों के साथ और दोस्तों के साथ। इफ यू हैवंट ऑलरेडी देन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड अगर आपने नहीं दबाया तो प्लीज बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। कारण क्या है कि हम इसी तरीके का इंपॉर्टेंट कंटेंट लाते रहेंगे, एंड आप सबको हमारे पास करीब अगर आना है, इसी कंटेंट के करीब अगर आना है, तो ये बेल आइकन जो है आपकी और हमारी इस दूरी को दूर करने वाला है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम न्याय एकेडमी ऑफ विजडम। हैव एन ऑसम डे अहेड। रात को समय से सोइएगा, सुबह समय से उठिएगा। थैंक यू सो मच।